शेयरिंग को लेकर यह बैठक हुई जिसमें आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि काफी हद तक सहमति बन चुकी है। सांसद मनोज झा ने यह भी कहा कि नंबर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस जीतने की क्षमता पर ध्यान दे रहा है और गठबंधन में कहीं कोई पेंच नहीं है। बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। पशुपति कुमार पारस को लेकर बीजेपी पर हालांकि उन्होंने निशाना जरूर साधा और कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स कर रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में बिहार का कोई बड़ा चेहरा भी इस बीजेपी की यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स का शिकार होने वाला है। तक सहमति है, थिंग्स आर ऑन ट्रैक, चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं। 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। क्या नंबर को लेकर अगर बात करें तो आप नंबर को परेशान हैं, हम विनेबिलिटी को लेकर परेशान हैं। तो नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाए। आरएस जी के साथ जो हुआ वो उसके हमारे लिए बीजेपी का ये व्यवहार नया नहीं है। चिराग आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। उम्मीदवारों पर फैसला लालू प्रसाद को लेना है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया है। प्रत्याशी के नाम पर लालू प्रसाद ही फैसला लेंगे। सामान्य विचारधारा वाली पार्टी से बात कर फैसला लेंगे और सीट शेयरिंग के बाद प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाएगा। बैठक में पशुपति पारस और मुकेश सहनी पर बात नहीं हुई है। पशुपति पारस और मुकेश सहनी पर चर्चा नहीं हुई और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस खबर को बताया है। तय है जी, आप लोग झूठे चिंता कर रहे हो। आप लोग चिंता कर रहे हैं, चिंता मुक्त कर दिया जाएगा एक आध दिन में। चलिए, राज्य संसदीय दल की भी बैठक हुई और राज्य संसदीय दल की बैठक के आधे घंटे के बाद फिर जो है केंद्रीय संसदीय दल की भी बैठक हुई। दोनों बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। बस एक लाइन का प्रस्ताव। कब तक फैसला होगा टिकट? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जल्द करने के वजह से, तो जल्द हो। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है चिराग पासवान की तरफ से बड़ा ऐलान, जिसमें हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। जमुई से चिराग के बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में होंगे। समस्तीपुर से संजय पासवान उम्मीदवार हो सकते हैं। चिराग ने कहा कि पार्टी तोड़ने में जिन लोगों की भूमिका रही उन्हें नहीं मिलेगी सीट, ये कहते नजर आए। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीता, ये अब तय हो चुका है कि चिराग हाजीपुर सीट से और जमुई से उनके बहनोई ही होंगे लोकसभा के उम्मीदवार। बिल्कुल विभा, जिस तरीके से जो खबर सामने आई है, हालांकि संसदीय बोर्ड की बैठक में ये तो साफ निर्णय ले लिया गया है कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे और ये पहले से ही साफ तौर पे नजर आ रहा था कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस पर मुहर भी लग गई है। लेकिन और भी कई सीटें हैं क्योंकि 5 सीट मिली है चिराग गुट को और जिसमें से 3 ऐसी सीट है जो सुरक्षित सीट मानी जाती है, परंपरागत सीट मानी जाती है पासवानों के लिए और चिराग पासवान की पार्टी के लिए, जिसमें हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर और जमुई है क्योंकि जमुई से वर्तमान सांसद चिराग पासवान अभी है। ऐसे में जमुई पर सबकी निगाहें थी क्योंकि वो सुरक्षित सीट है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जो उनकी परंपरागत सीट है, जो उनकी सुरक्षित सीट है, यानी हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर, इन तीनों सीटों से या तो उनकी यानी ये तीनों ही सीटें जो है वो परिवार के बीच ही रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली में एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई और संसदीय बोर्ड के साथ पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से एलजेपीआर के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। हाजीपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बाकी उम्मीदवारों पर फैसला लेने और चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए अधिकृत तौर पर चिराग पासवान को यह अधिकार दिया गया है और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया है।
किसी भी मामले पर चिराग पासवान ही अंतिम तौर पर कोई फैसला लेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही बाकी कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि आज से जमुई सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जहां से चिराग पासवान पिछली बार 2019 में चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस बार फिर चिराग के पाले में जमुई सीट आई है। यहां 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है, लिहाजा जल्द ही नाम की घोषणा कर चिराग अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहेंगे, ताकि प्रचार प्रसार के लिए भी पहले चरण के कैंडिडेट को पर्याप्त समय मिल पाए। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने स्पष्ट बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो हर चुनौती को लेकर तैयार हैं। चिराग को कहीं कोई कठिनाई नहीं है। चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस से ये सवाल किया है कि उनके चाचा ने पहले ये कहा कि वो मरते दम तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य रखा है, अब क्या पशुपति कुमार पारस रोड़ा बनेंगे इसमें? प्रिंस को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी से अलग होना उनका फैसला था। ये मेरे लिए पार्टी ही नहीं, परिवार की भी बात है। परिवार से जुड़ने का फैसला भी उनका ही होगा। बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक के कार्यालय में चल रही थी और पशुपति पारस की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यहां अकेले दिखे। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि बैठक में सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज मौजूद नहीं थे और पार्टी में बचे 3 सांसद को एकजुट करने की कोशिश की जाती रही। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। सांसद प्रिंस राज एनडीए में ही रहना चाहते हैं। सांसद चंदन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी में टूट हो सकती है। वैशाली के सांसद वीणा देवी, खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर चिराग के संपर्क में हैं। नवादा से आरएलजेपी के सांसद चंदन सिंह भी पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह भी है कि इधर आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर से सांसद भतीजे प्रिंस राज भी अपने भाई के पास चिराग गुट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दिया था और राष्ट्रपति ने पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरेन रिजिजू को दिया गया है। सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर आ रही है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करेंगे। कांग्रेस पार्टी में जन अधिकार पार्टी का विलय होगा। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में पप्पू यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि कांग्रेस से उनका नाता पुराना है। ये भी बताया जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इंडिया अलायंस से कांग्रेस के टिकट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। बिहार की 4 सीट नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद में प्रत्याशी आज से नामांकन करेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 28 मार्च है, जबकि 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है, वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार का नया गृह सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने बिहार के गृह सचिव डॉक्टर
एस सिद्धार्थ को हटाया था। आपको बता दें कि IAS प्रत्यय अमृत बिहार के प्रशासनिक महकमे में कई बड़े पदों पर रहे हैं। इन्होंने पथ निर्माण विभाग में ACS का कार्यभार देखा है। प्रत्यय अमृत आपदा प्रबंधन में अपर मुख्य सचिव रहे हैं। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सचिव का जिम्मा भी संभाला है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में नेतृत्व के बाद इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव का जिम्मा संभाला और अब बिहार के गृह सचिव के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। आपको बताएं कि साल 2011 में प्रत्यय अमृत लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। तो दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उद्यमियों को स्टार्टअप्स की अहमियत को बताया और कहा कि हम भारत में स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और बड़ी खबर है, आरजेडी विधायक के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड चल रही है। पटना, बक्सर समेत 7 जगहों पर रेड मारी गई है। बक्सर के ब्रह्मपुर विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी है। लालू प्रसाद के करीबी हैं शंभुनाथ यादव। बालू सिंडिकेट से शंभुनाथ यादव जुड़े हुए हैं। मोतिहारी में कर्ज के रूप में मांगने को लेकर 2 भाइयों ने हमला करवाकर पिटाई करवाई है। इसका लाइव वीडियो भी सामने आ रहा है। अन्नपूर्णा बेकरी के मालिकों के बीच विवाद की घटना है। जानकारी के मुताबिक अन्नपूर्णा बेकरी के मालिक 5 भाई हैं, जिनमें रामजस और मंजूलाल शाह से रामेश्वर शाह का पहले से रुपयों को लेकर, उनके लेन देन को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिस कारण बीते शनिवार के रात में रामजस अपने बेकरी के गेट पर बैठा हुआ था। उसी वक्त कुछ युवक पहुंचे और उसे पकड़कर खींच कर ले गए और जमकर उसकी पिटाई की गई, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस घटना के बाद रामजस शाह अपने भाई रामेश्वर शाह और अपने भतीजे के साथ अन्य लोगों को नामजद करते हुए थाने में मामला दर्ज कराते हैं। पीड़ित ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मोहल्ले में भोज था, आके यहाँ पे खा के बैठे थे। उस भोज में वो लोग भी हमको देखा था। ये लोग हमको एक पहले पूर्व में जो झगड़ा हुआ तभी से एकदम हत्या के प्रयास में लगा हुआ है कि जब इसको जहाँ अकेला देखा है इसको जान से मार देना है। वही हुआ। हम यहाँ बैठे हुए थे, वो लोग फोन पे बुलाए सबको, हमको इसका भनक नहीं था। कौन बुला? ये रामेश्वर जी, मिस्त्री लाल, ये राजा, ये सब मिलकर सब आया। आपको वीडियो में सब स्पष्ट दिखेगा। पटना के पुनपुन में सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण में घटिया मटेरियल प्रयोग हो रहा है और यही वजह है कि पुल बनाने से पहले ही कई बार निर्मित पिलर जो है वो धंस चुका है और एक बार फिर से प्रोजेक्ट का समय पूरा होने के 1 सप्ताह पहले पुनपुन नदी पर निर्माण कार्य के दौरान पुल धंस गया, जिससे ग्रीन चादर उड़ा दी गई। इसे लेकर स्थानीय समाजसेवी मनीष कुमार ने पुल के निर्माण में हो रहे घटिया सामग्री के प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ड्रीम प्रोजेक्ट है तो स्वाभाविक है कि पुल का निर्माण अच्छा होना चाहिए, पर हम समझते हैं कि अभी तक के इतिहास में इतना घटिया काम अभी कहीं नहीं हुआ होगा पूरे पुल निर्माण विभाग में। यहाँ के पुल निर्माण विभाग के लोग चाहते हैं कि भागलपुर जैसा यहाँ कांड हो। वहाँ भी ब्रिज गिरा था। जिस तरह का निर्माण हो रहा है, घटिया सामग्री का यहाँ उपयोग किया जा रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। वहीं बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां प्रश्न पत्र लीक मामले में एक महिला की गिरफ्तारी की गई है। 267 अभियुक्तों में शामिल ये महिला बताई जाती है। बिलसर की सीता कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस महिला को गिरफ्तार किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और सपा पर पलटवार किया और कहा कि अब अखिलेश यादव और सपा समझ रहे हैं कि उनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया है।
इसी के साथ यूपी के बदायूं में हुई निर्मल हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी निर्मल हत्या की गई, सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और ऐसे में इस मामले पर जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कभी किसी भी अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं दी गई है और इस मामले में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने बेगूसराय में बढ़ते प्रदूषण पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से यहां पर रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल जैसी संस्थाएं या इससे कुछ न कुछ प्रदूषण होना स्वाभाविक है। पाक को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में पुलिस ने अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर को पकड़ा है। ये सभी ट्रैक्टर गुदड़ी प्रखंड में कारू नदी के बालू घाट से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे थे। पुलिस ने अवैध बालू लदे सभी 6 ट्रैक्टर को सोनुआ थाने में रखा है और खनन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। इसके बाद खनन विभाग के अधिकारी अब आगे की कार्रवाई करेंगे। तो गिरिडीह के मिर्जागंज में उत्पाद विभाग की करीब 3 एकड़ की जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की भव्य बिल्डिंग को जेसीबी से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। वहीं बाउंड्री से घेराबंदी भी कर दी गई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब गिरिडीह डीसी और एसपी एक्शन में दिख रहे हैं और जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजा गया है। इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप है। झारखंड में ताल ठोकेगी ओवैसी की पार्टी, ये खबर आ रही है। 6 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में एआईएमआईएम है। राजमहल, हजारीबाग और चतरा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसके अलावा गोड्डा, रांची, गिरिडीह से भी लड़ने की तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है और विपक्ष का जो समीकरण यहां पर बिगड़ सकता है। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में रविवार को सरकारी दवा फेंकी हुई मिली और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया और डीसी को जांच के आदेश दिए हैं। कांडी के राजा घटुहा गांव के रास्ते में ये दवा फेंकी हुई मिली थी, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इस दवा में कुछ एक्सपायर्ड तो कुछ सही दवाएं भी थी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।